रमीता तेज कदमों से बढ़ती हुई घर जा रही थी। रिक्शे से उतरकर तेज धूप में माथे का पसीना पोंछते हुए रमीता बड़बड़ा रही थी। आज तो पिताजी को दवा देने का समय भी निकल गया। इतनी देर हो गई है। पिताजी भी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। खुद से मन ही मन में बातें करते हुए वह राम निवास पहुंच गए। 60 साल के राम जी रमीता का इंतजार कर रहे थे। वह अपने बेड पर लेटे हुए थे और उनकी आंख लग गई थी। घर में नौकरानी सुशीला भी रमीता का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में राम निवास में घंटी बजती है। नौकरानी सुशीला फट से जाकर दरवाजा खोलती है और झट से बोल पड़ती है, दीदी पिताजी आपका इंतजार करते करते सो गए। रमीता अलमारी की डोर से तुरंत दवा निकालती है और हाथों में पानी का गिलास लेकर उनके कमरे की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही रमीता राम जी के कमरे के बाहर पहुंचती है, मानो उसके कदमों की आहट से राम जी की हल्की नींद टूट जाती है। वह बड़े स्नेह से बोल पड़ते हैं, रमीता बेटी अंदर आ जाओ। रमीता सोच में पड़ जाती है कि हमेशा पिताजी मुझे कैसे पहचान लेते हैं कि मैं उनके कमरे में के बाहर हूँ। घर पर तो सुशीला भी है। रमीता दरवाज़ा खोलते ही अपनी मीठी आवाज़ में बोलती है, पिताजी आप बिना देखे कैसे जान लेते हैं कि मैं हूँ। रमीता ने बड़े प्यार से राम जी को दवा खिलाते हुए आदेश देते हुए लहजे में कहा, पिताजी आप भी हद करते हैं। मुझे अगर देर हो जाती है तो आप दवा क्यों नहीं खा लेते। राम जी रमीता के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटी अब यह जिंदगी तुझे देखकर ही कटेगी। अर्जुन के जाने के बाद तू ही मेरा सहारा है। अर्जुन राम जी का इकलौता बेटा था जो आर्मी में तैनात था। एक आतंकवादी हमले में अर्जुन शहीद हो चुका था। इस घटना को 3 साल हो चुके थे, यानी यह 21 में हुआ था और उनकी याद में राम जी पल पल तड़पते थे। रमिता जो अर्जुन की मंगेतर थी, वह राम जी का ख्याल इस तरह से रखती थी जैसे उनकी बेटी हो। रमिता और अर्जुन एक दूसरे से प्यार करते थे। उनकी शादी होने वाली थी, मगर 15 दिसंबर 2021 का वह मनहूस दिन था जब अर्जुन एक आतंकवादी हमले में शहीद हो गया। अर्जुन की मौत के बाद राम जी अकेले रह गए थे। अर्जुन की माता का देहांत बचपन में ही हो गया था। रमिता का राम जी से गहरा लगाव था। यही वजह था कि रमिता राम जी से दूर नहीं जाना चाहती थी। रमिता एक बेटी और बेटे दोनों का फर्ज कुंवारी बहू बनकर निभा रही थी। रमिता के पिता हरि प्रसाद 3 साल से उनकी शादी के लिए उसे मना रहे थे कि वह अपना घर बसाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, मगर रमिता की जिद थी कि वह शादी नहीं करेगी, वह राम जी की देख रेख करेगी। वहीं राम जी भी रमिता को अपना घर बसाने के लिए बोलते बोलते थक चुके थे, मगर रमिता अपनी जिद पर अड़ी थी। सुंदर, सुशील और हर काम में निपुण रमिता के लिए तमाम रिश्ते आ रहे थे, मगर उसके दिल में तो अर्जुन की सूरत बसी हुई थी। उधर राम जी हर किसी से यही कहते थे कि उन्होंने कोई बहुत ही पुण्य का काम किया होगा जो उन्हें रमिता बेटी के रूप में मिली है। वह हर दिन ईश्वर से उसकी खुशी के लिए दुआ मांगते थे। वह यही चाहते थे कि रमिता के हाथ जल्दी पीले हो जाएं। इतनी कम उम्र में उसने बहुत बड़ा दुख सह लिया था। शायद रमिता की ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला था। उसकी ज़िंदगी नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली थी, जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। रमिता समाज कार्य में दिलचस्पी रखती थी। उसने एक अनाथ बच्चे के आश्रम में काम करना शुरू कर दिया था। रमिता का समय वहाँ कब गुजरता उसे पता ही नहीं चलता। वह राम जी को दवा और खाना खिलाकर सीधे आश्रम पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने और उनके साथ खेलने में व्यस्त हो जाती। वह अपना गम भूल चुकी थी। रमिता का यह समर्पण आश्रम के ट्रस्टी के बहुत करीबी ले आया था। वहाँ की ट्रस्टी सावित्री जी रमिता को बहुत पसंद करने लगी थी। वह मन ही मन में उसे अपनी बहू बनाने का ख्वाब देखने लगी थी। सावित्री जी का बेटा विशाल अमेरिका में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। सावित्री जी चाहती थी कि उनका बेटा किसी विदेशी से शादी ना कर ले, इसलिए वह उसके लिए लड़कियां देख रही थी। विशाल हर बार लड़कियों को रिजेक्ट करते हुए माँ से यही कहता था, माँ तेरा यह बेटा किसी विदेशी से शादी नहीं करेगा, तू जहाँ चाहेगी तेरा बेटा वहीं शादी करेगा। माँ बस मुझे कुछ समय आज़ाद रहने दे, मैं अभी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता। सावित्री जी बस इस बार विशाल के भारत आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने सोच रखा था कि इस बार वह विशाल की सगाई
कर ही उसे भेजेगी। उधर सावित्री जी रमिता के परिजनों से भी मिलने जुलने लगी, जिससे शादी की बात करने में आसानी रहे। सावित्री जी ने रमिता के परिजनों से रमिता का हाथ मांगते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि वह उसे हमेशा खुश रखेंगे। रमिता के माता पिता इस रिश्ते से बेहद खुश थे। वह बस रमिता की हाँ का इंतजार कर रहे थे। जब रमिता से इस रिश्ते की बात की गई तो उसने साफ मना कर दिया। रमिता के दिल और दिमाग में अर्जुन छाया हुआ था। रमिता के परिजनों ने राम जी से इस रिश्ते के बारे में चर्चा करते हुए उनसे आग्रह किया कि वह रमिता को समझाएं, क्योंकि रमिता उनकी बात कभी नहीं टालती। अगली सुबह जब रमिता राम जी के घर उनकी रोज की तरह दवा खिलाने पहुंची तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। रमिता हमेशा की तरह यह बात सुनकर उदास होकर बोल पड़ी, क्या मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं है पिताजी? अगर ऐसा कुछ है तो आप बता दीजिए, मैं आपको तंग करने दोबारा कभी नहीं आऊँगी। राम जी ने यह सुनकर दुखी स्वर में समझाते हुए कहा, बेटी मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, मैं आज हूँ और कल नहीं। कब तक तू यहाँ ऐसे आती रहेगी? तुझे अब अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। बेटी तुम्हें क्या लगता है मैं दुखी देखकर अर्जुन खुश हो रहा होगा? नहीं, कभी नहीं। उसकी खातिर मान जाओ बेटी। आखिरकार राम जी ने रमिता को शादी के लिए मना ही लिया। इधर विशाल 1 महीने के लिए भारत आया। सावित्री जी ने विशाल के सामने रमिता का रिश्ता रखा। विशाल ने भी इस रिश्ते को हल्के में लेते हुए कह दिया, माँ पहले मैं लड़की से मिलकर देखता हूँ। विशाल और रमिता की मुलाकात का समय निर्धारित किया गया और वह दिन आ गया जब दोनों का आमना सामना होने वाला था। रमिता एक साधारण लड़की थी, साज श्रृंगार से उसे ज़्यादा लगाव नहीं था। अर्जुन के जाने के बाद वह सब कुछ भूल चुकी थी। रमिता ने माँ के कहने पर गुलाबी रंग की साड़ी और हल्का मेकअप किया। हमेशा की तरह उसने अपने बाल खुले ही छोड़ दिए थे। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। रमिता अपने परिजनों के साथ एक होटल पहुंची, जहां विशाल अपनी मां के साथ पहले से ही मौजूद था। विशाल और रमिता ने एक दूसरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए नमस्ते किया। सब कुछ बेहद औपचारिक चल रहा था। विशाल रमिता को निहार रहा था, मगर बेहद रूखे अंदाज के साथ। उधर रमिता बहुत ही झिझक रही थी। तभी विशाल ने रमिता के सामने सवाल किया, आपको तो पता ही होगा मैं अमेरिका में रहता हूँ। आप इतनी साधारण हैं, आप खुद को कैसे एडजस्ट करेंगी? रमिता सिर झुकाकर बिना कोई उत्तर दिए शांत बैठी रही। रमिता का शांत रहना विशाल को बहुत खटक गया। दोनों परिवार आपस में औपचारिक मुलाकात करने के बाद होटल से निकल पड़े। विशाल को यह मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी माँ को समझाते हुए कहा कि वह जिस तरह की लड़की चाहता है, रमिता तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उधर रमिता अपने पिताजी को समझाने में लगी हुई थी कि विशाल उसके टाइप का लड़का नहीं है। मुझे उसका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पहली मुलाकात में ही विशाल और रमिता दोनों ने एक दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, मगर दोनों परिवार इस रिश्ते को ना नहीं कहना चाहते थे। सावित्री जी ने रमिता की मां से बात करते हुए इस समस्या का समाधान खोजने को कहा। दोनों ने यही निर्णय लिया कि दोनों को कुछ समय दिया जाए, जिससे वे एक दूसरे को समझ सके। जैसा दोनों परिवारों वालों ने सोचा वही हुआ। अगले दिन रमिता अपने रूटीन के अनुसार बेहद ताज़ा मूड में राम जी से मिलने पहुंची। आज रमिता बहुत खुश लग रही थी। राम जी ने उससे झट से पूछा, आज बहुत खुश हो बेटी, क्या बात है? लड़का पसंद आ गया क्या? इस सवाल पर रमिता ने पिताजी कहते हुए उनकी तरफ खिलखिलाते हुए कहा, पिताजी अब मैं आपको क्या ही बताऊं, लड़के ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मैंने उस लड़के को। इस पर राम जी भी हंस पड़े। उसने रहा नहीं गया और वह बोल पड़े, कौन बदनसीब है जिस तुझे रिजेक्ट किया? लगता है मुझे अब तेरी माँ से बात करनी पड़ेगी। आखिर में भी तो समझो माजरा क्या है। रमिता ने विशाल की तस्वीर मोबाइल में दिखाते हुए कहा, यही है वह विदेशू लल्लू, पता नहीं खुद को क्या समझता है। जाइए जाकर किसी विदेशी से शादी कर ले। राम जी मन ही मन उसकी बातें सुनते रहे और खामोश थे। उन्हें विशाल एक नज़र में ही पसंद आ गया था। वह यही सोच रहे थे कि ईश्वर ने रमिता की जिंदगी में विशाल के रूप में खुशियां भेजी है। अब दोनों को एक करना ही होगा। रमिता और विशाल की मुलाकात को 2 दिन बीत चुके थे। अब सब समान हो रहा था। रमिता ने सोच लिया था कि अब उसके रिश्ते की कोई बात नहीं करेगा, मगर डेस्टिनी कुछ और ही चाहती थी। विशाल अपनी माँ के साथ आश्रम आने लगा। वह रमिता को काम करते देखता। इतनी मेहनत
बच्चों से प्यार से बात करना और बच्चों के बीच बच्चा बनकर उसके साथ खेलना उसे आकर्षित करने लगा। विशाल रमिता को चोरी छिपे देखने लगा था। इस बात को सावित्री जी जान चुकी थी और उसके लिए यह अच्छी संकेत थे। इस बात की जानकारी रमिता के माता पिता को चली तो वे बहुत खुश हो गए। उनके सामने अब समस्या रमिता की हाँ की थी, जिसका निदान राम जी के पास ही था। विशाल ने रमिता से बातें शुरू कर दी थी, मगर यह रमिता को अच्छा नहीं लग रहा था। वह उससे दूर भागने की कोशिश करती तो वह किसी न किसी बहाने उसके करीब जाने का प्रयास करता। इस तरह से 15 दिन कट गए। अब रमिता भी विशाल से बातें करने लगी। दोनों नज़दीक आ रहे थे। यह बातें रमिता ने राम जी को बताई तो वह बहुत खुश हो गए। उन्होंने धीरे से रमिता से पूछा, क्या उसको भी यह विदेशी लल्लू पसंद आ गया है? रमिता ने उनकी बात हंसी में टाल दी। रमिता अब धीरे धीरे विशाल के करीब आ रही थी। रमिता सोच में पड़ गई थी कि उसने विशाल को जैसा समझ रखा था वह वैसा नहीं है। राम जी ने बेटी को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और शादी के लिए हाँ करने को कहा। रमिता ने भी उनकी बात पर सहमति जता दी। अब शहनाई बजने का समय आ चुका था। विशाल को 15 दिन बाद वापस जाना था। शादी की तैयारियां जोरों पर चलने लगी। आखिरकार शादी का वह शुभ दिन भी आ गया, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। यह 2023 का अंत था। दोनों की शादी संपन्न हुई। शादी के बाद विशाल के जाने का समय आ गया। रमिता का पासपोर्ट अब तक नहीं बना था। उसे पासपोर्ट मिलने तक का इंतजार करना था। विशाल के जाने के बाद रमिता दिन गिन रही थी कि वह कब विशाल के पास पहुंचे। रमिता और सावित्री जी आश्रम में पहले की तरह जाने लगी। अब रमिता वहां बहू के तौर पर जाने लगी, जिससे उसका और भी सम्मान बढ़ गया था। रमिता का पासपोर्ट बनकर आ चुका था और रमिता विशाल से मिलने को बेसब्र थी। यह 2024 की शुरुआत थी। एयरपोर्ट पर रमिता को विदा करने के लिए रमिता के माता पिता और सभी परिजन सावित्री जी और राम जी भी मौजूद थे। रमिता को भीगी आंखों से विदा किया गया। कुछ ही घंटों में रमिता विशाल के साथ थी। विशाल ने उसे एयरपोर्ट से रिसीव किया और घर चलने लगा, जहां रमिता उसे देखकर बेहद खुश थी, मगर विशाल के चेहरे पर अजीब सी हंसी थी जो रमिता समझ नहीं पा रही थी। विशाल का बदला हुआ रवैया उसे बेहद परेशान कर रहा था। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही विशाल ने कहा, अब तुम आ चुकी हो, धीरे धीरे यहाँ के रीति रिवाज सब समझ जाओगी। रमिता को उसकी बातों में बहुत ही अजीब सा लगने लगा था। वह विशाल के साथ एक आलीशान बंगले के बाहर खड़ी थी। रुकते ही नौकर तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोल देते हैं। रमिता भी उस बंगले को निहार रही थी कि टेरिस पर खड़ी एक विदेशी लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है। वह विशाल से पूछ पड़ती है, वह कौन है? विशाल उसकी बात को टालते हुए कहता है, अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। रमिता घर में प्रवेश करती है। वह आलीशान बंगला अंदर से बेहद खूबसूरत था। सामने की दीवार पर विशाल और टेरिस पर खड़ी लड़की की तस्वीर टंगी थी। उस तस्वीर को देखकर रमिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे ही वह विशाल से इस बारे में पूछने के लिए पीछे पलटी, वैसे ही वह टेरिस वाली लड़की विशाल के गले लग जाती है। वह विशाल के गालों पर चूमते हुए कहती है, कितना मिस कर रही थी मैं तुझे, बहुत दिन लगा दिए, अच्छा हुआ कि तुम अपने साथ नौकरानी ले आए। अब रमिता को समझते देर नहीं लगी। वह खुद को ठगा सा महसूस करते हुए अपने हाथों की मेहंदी निहारने लगी, जैसे वह उसे चिढ़ा रही थी। हाथों में पहने लाल चूड़े चीख रहे थे कि तुम्हें धोखा दिया गया है। विशाल रमिता से कहता है, यहाँ तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस आराम से काम करो। वह हंसते हुए बोल पड़ता है, यहाँ ऐसा ही होता है, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। और हाँ, इस बारे में अगर तुमने अपने घर वालों से कुछ भी बताया तो वापस भारत जाने लायक नहीं बचोगी। रमिता के जीवन में अब कुछ भी नहीं बचा था। वह एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। विशाल अपने कमरे में जा रहा था और रमिता उसे एकटक देखती रही। रमिता की उदासी कोई चुपके से देख रहा था। 7 समंदर पार भी कोई ऐसा था जिसकी नज़रें रमिता पर टिकी थी। वह जब पार्क में आती तो वह भी वहां मौजूद रहता और उसे चुपके से देखता। यह और कोई नहीं, विशाल का दोस्त जॉन था। जॉन रमिता और विशाल के बारे में सब जानता था, मगर विशाल को समझाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। जॉन ने एक दिन रमिता से बात करने की कोशिश की, मगर रमिता ने उसे अनदेखा कर दिया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। अगले दिन जॉन उससे फिर बात करने की कोशिश करता है। इस बार रमिता उसकी बात सुनने को तैयार हो गई। रमिता को बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन वह
टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर जॉन से बात करती रहती। जॉन ने उसे समझाया, तुम यह सब क्यों सह रही हो? तुम वापस भारत क्यों नहीं चली जाती? इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। रमिता ने जॉन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं वापस जाकर माँ और पिताजी को परेशान नहीं करना चाहती। मेरे हालत को जानकर मेरे माता पिता के साथ ही राम जी और सावित्री जी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती, चाहे मुझे यहाँ कुछ भी झेलना पड़े। अब तक रमिता और जॉन अच्छे दोस्त बन गए थे। जॉन बात बात पर रमिता को भारत चले जाने के लिए प्रेरित करता। वह रमिता को समझता कि विशाल ने कई लड़कियों की जिंदगी खराब की है। अगर तुम चाहो तो उन सब का बदला लेते हुए उसे सजा भी दिलवा सकती हो। जॉन की यह बात रमिता के दिल में बैठ गई। अब उसने ठान लिया था कि वह विशाल को उसके किए की सजा दिलाकर रहेगी। उसने जॉन की मदद से अमेरिका के विदेश मंत्रालय में एक शिकायत की। इसमें उसने अपनी शादी के सभी सबूत पेश किए। कुछ ही दिनों में इस मामले की जांच शुरू हो जाती है। पुलिस विशाल को अरेस्ट करके उससे पूछताछ करती है। इस दौरान पुलिस को कई ऐसी लड़कियों की शिकायतें मिलती है। लड़कियों का आरोप था कि विशाल ने उन्हें शादी का झांसा देकर उनकी असमस्त से खिलवाड़ किया है। मामला अब गंभीर हो चुका था। उसकी खबर मीडिया में भी आने लगी थी। अब बात फैल रही थी और विशाल की गिरफ्तारी की खबर भारत भी पहुंच चुकी थी। सावित्री जी और रमिता के माता पिता के पैरों से मानो जमीन ही सरक गई। वे सभी बेचारी रमिता के बारे में सोच सोचकर दुखी हो उठे कि उनकी बेटी ने पराए देश में कितना दुख सहा और उन्हें खबर तक नहीं होने दी। इस घटना के सामने आते ही सावित्री जी रमिता के माता पिता के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो जाती हैं। रमिता सभी से मिलकर भावुक हो उठती है और सबको गले लगाकर रोने लगती है। सावित्री जी अपने बेटे के किए पर शर्मिंदा थी। उन्होंने रमिता से वादा किया कि वह अपने बेटे को सजा दिलवा कर रहेंगी। हालांकि एक माँ का अपने बेटे के लिए इस तरह का फैसला लेना बहुत मुश्किल होता है, मगर सावित्री जी एक पक्की महिला थी। नारी सम्मान के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। विशाल का केस कोर्ट पहुंचा, जहां तमाम सबूत विशाल के खिलाफ थे। कोर्ट ने विशाल को 7 साल की सजा और जुर्माने का दंड सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद जॉन और रमिता ने चैन की सांस ली। रमिता ने जॉन का शुक्रिया अदा किया कि अगर वह नहीं होता तो वह विशाल के जुल्म सहती रहती। जुल्म सहने वाला जुल्म करने वालों से ज़्यादा गुनाहगार होता है। उधर सावित्री जी ने रमिता से हाथ जोड़ते हुए माफ़ी मांगी। रमिता ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और नम्रता के साथ कहा, मैंने आपको माँ कहा था और माँ हाथ नहीं जोड़ा करती। रमिता ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनके आने से कई मासूम लड़कियों को न्याय मिला जो विशाल का शिकारी बनी थी। रमिता सबके साथ भारत वापस आ गई। उधर सावित्री जी ने अपने आश्रम का सारा काम रमिता को सौंप दिया। सावित्री जी बेटे के गम में बीमार पड़ गई थी। रमिता ने आश्रम का काम अपने कंधों पर ले लिया, पर उसका दिल पत्थर का हो चुका था, जहां किसी भी पुरुष के लिए कोई जगह नहीं बची थी। यह बात रमिता के माता पिता के साथ साथ राम जी और सावित्री जी भी समझ चुकी थी। उधर रमिता सामाजिक काम में ज़्यादा समय गुजारने लगी। अब उसने सखी नाम की एक संस्था भी खोल ली। यह संस्था उन महिलाओं के लिए था जिन्हें विदेश में शादी के नाम पर ठगा जाता था। वह ऐसी लड़कियों के लिए आवाज़ उठाने लगी। कुछ ही वर्षों में उसकी संस्था ने काफ़ी नाम कमा लिया और संस्था के साथ नामी गिरामी वकील भी जुड़ गए। रमिता अब सबकी रमिता दीदी बन चुकी थी। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।